हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी 2020 का जो प्रश्न पत्र है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स यूनिट। यानी यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको ये बताना है कि विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसका मात्रक यानी इसकी यूनिट भी आपको लिखनी। अब अगर हम बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बेसिकली जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस यानी आवेशों के प्रवाह को ही हम इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जो है परिभाषित करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक परिपथ है, परिपथ बना देते हैं हम। ये आपका क्या है, एक परिपथ है, ठीक है। ये क्या है, आपका बल्ब है, बैटरी और स्विच। अभी क्या है, ये स्विच ऑफ की कंडीशन है, ठीक है, स्विच ऑफ है। अब हमने क्या किया, हमने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑफ में क्या होगा, आपका सर्किट क्या है, टूटा हुआ है, ब्रेक है, यानी इससे किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश यहाँ पे प्रवाहित नहीं होगा। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपका सर्किट जो है वो पूरा हो जाता है, आपका सर्किट पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सर्किट पूरा हो गया है तो यहाँ पे क्या होगा, आवेशों का प्रवाह, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की ओर मूव करेंगे, आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। नेगेटिव जो आपका ये टर्मिनल है या जिसे आप ऋण टर्मिनल कहते हैं, बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर क्या होगा, आपके जो आवेश हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे इस दिशा में। वही अगर हम विद्युत धारा या करंट की बात करें तो करंट की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत। यहाँ पे आपका क्या क्या आपके फ्लो कर रहे हैं, क्या प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इसके विपरीत दिशा में यानी इस दिशा में आपका जो है करंट फ्लो करे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, इसको हम आवेशों के प्रवाह के रूप में भी समझ सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका करंट की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको जो है इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी जो आवेश है, आवेशों का प्रवाह प्रति समय, प्रति यूनिट आपका टाइम जो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है आपका जो आई है या करंट है उसको आप चार्जेस या क्यू अपॉन टी के रूप में भी आप इसे जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में या मैथमेटिकली आप इस तरीके से भी इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या है, आपकी एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर जो है वो आपकी विद्युत धारा की क्या है, एक मात्रक है, यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द फ्लो और फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक, फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, फ्लो है। इन द मोशन इन कंडक्टर,
It is said to exist when there is a net flow of charge through the region. अब क्या कहा गया है, ये कब होता है, ये किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में कब होता है, जब चार्जेस का फ्लो होता है। ठीक है, हम इसे नॉर्मली फ्लो ऑफ चार्जेस के रूप में भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपकी करंट की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, ठीक है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे। तो हम ये कह सकते हैं जब भी किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो वहां पे आपका करंट हो। विद्युत धारा मूल रूप से एक चालक में गतिमान विद्युत आवेश का प्रवाह, आवेश का क्या है, ये प्रवाह है। ऐसा तब कहा जाता है जब क्षेत्र के माध्यम से आवेश का शुद्ध प्रवाह होता है। The current is given in the form as the flow of charge per second, यानी प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर चार्ज अपॉन टाइम। The SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, यानी करंट का, धारा का, विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वो क्या है, आपका एम्पियर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, जल का अपवर्तनांक 1.33 है। ठीक है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि आपसे कि जो जल का अपवर्तनांक है वो क्या है, 1.33। आपको बताना है कि इस कथन का, ये जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे हम पानी के अपवर्तनांक की तुलना कर रहे हैं, और जब आपके पास किसी चीज से नहीं होती तो किससे करते हैं हम, वैक्यूम से, निर्वात से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है, वाटर की बात करें, पानी की बात करें, जल की बात करें और वैक्यूम की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम ये बताएं कि इनमें से कौन सा सघन, कौन सा विरल माध्यम है, ठीक है, प्रकाशीय सघन और प्रकाशीय विरल, यानी ऑप्टिकली डेंस और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की बात करें, तो हम ये जानते हैं कि जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम जो है यहाँ, ये कैसा माध्यम है आपका, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, ये कैसा है आपका, विरल माध्यम है। वैक्यूम या जो आपका निर्वात होता है, ये क्या है, ये आपका ऑप्टिकली रेयरर यानी माध्यम है। ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर यानी ये क्या है, एक प्रकार का प्रकाश के विरल माध्यम है या रेयरर मीडियम है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें जल की, यानी वाटर की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, इसके कंपैरिजन में ये क्या है, एक प्रकार का सघन माध्यम है, प्रकाश के सघन यानी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे जब हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सिंपली, तो हम ये कह रहे हैं कि हम पानी को कंपेयर कर रहे हैं किससे, पानी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं किससे, आपके निर्वात से। और निर्वात क्या है, एक विरल माध्यम है, और जल क्या है, एक सघन माध्यम है यानी डेंसर मीडियम। अब जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे बात की थी, जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे थे किसकी, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब आपका प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या करती है, वो अपने पथ से मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है, क्योंकि दोनों जो आपके मीडियम है उनका वो क्या है, वो अलग अलग प्रकार के मीडियम है, एक सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम। ठीक है, और हमने वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब आपका जो है, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसकी जो स्पीड है वो आपकी कम हो जाती है। इस कारण वो क्या करता है, जो प्रकाश की किरण है वो नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। वहीं जब हमने विरल माध्यम की बात करी थी तो हमने ये देखा था कि विरल माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की स्पीड जो है, प्रकाश की जो आपका चाल है वो अधिक होती है, विरल में अधिक होती है, सघन में कम होती है।
अब यहाँ पे जब बात करी जा रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला 1.333 है, तो यहाँ पे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? निर्वात से। निर्वात कैसा है? विरल माध्यम। जल कैसा है? सघन माध्यम। तो यहाँ पे जब हम इस चीज की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि आपका जो निर्वात है, ठीक है, निर्वात में जल के कंपैरिजन में, जल की तुलना में जो प्रकाश की किरण है उसकी चाल 1.33 गुना तेज, ठीक है। निर्वात क्या है? विरल माध्यम है, तो वहां पे स्पीड आपकी तेज होगी। तो यहाँ पे जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं वाटर की, तो इसका अर्थ है कि पानी से निर्वात में जो स्पीड है आपके किरण की, वो कैसी है? 1.333 गुना अधिक है या ज्यादा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नॉर्मली आपको ऐसे दिया जाए कि जल का अपवर्तनांक, यानी जल का कंपेयर हम निर्वात से कर रहे हैं, ठीक है, और अपवर्तनांक क्या दर्शाता है कि निर्वात में उस माध्यम से कितनी ज्यादा या कितनी कम स्पीड, ठीक है, यानी कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ ये इस तरीके से है। अब आंसर की बात करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.333, यानी जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है जल का, तो कितना है? 1.333, meaning that light travels 1.333 times faster in vacuum than it does in water. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो प्रकाश है, प्रकाश जो है वैक्यूम में, निर्वात में 1.333 जो है टाइम्स ज्यादा तेज चलता है पानी। पानी का अपवर्तनांक 1.333 है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश निर्वात में पानी की तुलना में 1.333 गुना तेजी से यात्रा करता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। अब इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न है ये आपका एक न्यूमेरिकल प्रश्न है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? 400 वॉट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, यानी एक रेफ्रिजरेटर है, एक फ्रिज है, इसकी जो पावर है वो कितनी है? 400 वॉट। इसको एक दिन में 8 घंटे के लिए चलाया जाता है। 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? यानी अगर हम इस रेफ्रिजरेटर को 30 दिन तक चलाएंगे तो जो है हमारा जो ऊर्जा है, जो एनर्जी जिसका हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जिस ऊर्जा का हम उपभोग कर रहे हैं उसका, ठीक है, यूज कर रहे हैं, उसका मूल्य क्या हो, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। दर 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा, और आपको दर भी दे दी गई है, रेट क्या है? 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा। A refrigerator of 400 watt power is run for 8 hours per day. What will be the cost of energy to operate it for 30 days? Rate ₹3 per kilowatt. Okay? तो यहाँ पे आपको पावर दी गई है रेफ्रिजरेटर की, ये बताया गया है कि एक दिन में कितने घंटे चलाया जा रहा है, फिर आपसे कहा है कि 30 घंटे में 30 दिन में वो कितनी जो है ऊर्जा की खपत करेगा, और जो वो यूज करेगा ऊर्जा का, उसका आपको दर दे दिया गया है कि इतने दर पे आपके जो है यहाँ पे कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? पावर, पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर की शक्ति यानी पावर दी गई है, यानी कितनी उसकी पावर है, ठीक है। पी से हम इसे डिनोट कर लेते हैं, कितना है? 400 वॉट,
नेक्स्ट, एक दिन में कितने घंटे चलाया जा रहा है, ठीक है, तो यानी आपको एक दिन में समय बताइए। समय यानी टाइम बताया गया है, एक घंटे, एक दिन में कितना है, 8 घंटा प्रति दिन, ठीक है। नेक्स्ट, आपको दिया है कितने दिन तक, डेज दिए गए हैं, ठीक है, डी से डिनोट कर लेंगे। कितने दिन चलाना है, 30 दिन। और दर दिया गया है आपको, ठीक है, रेट, ठीक है, कितनी दी है, 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा, ठीक है, यानी आपको रेट दिया गया है, आर रेट दिया, ठीक है, तो ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि एक दिन में कितनी ऊर्जा का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू पी इंटू टी। पी क्या है, पावर है, और टी क्या है, एक दिन में लिया गया समय। पावर कितना है आपका, पावर है आपका 400 वाट, और एक दिन में कितने घंटे चलाया गया है, 8 घंटे। तो यहाँ पे आप 8 से इसे मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया आपका 3200 वाट आवर, 3200 वाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आपका जो है ये एक दिन का आ गया है। अगर हम 30 दिनों की ऊर्जा की खपत की बात करें, ठीक है, 30 दिनों की अगर बात करें, तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3200 को आप क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, 96,000, 96,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो दर दी गई है वो किलोवाट घंटे में दी गई, ठीक है, तो आप इसे किलोवाट घंटे में परिवर्तित करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 96 किलोवाट आवर। क्या करेंगे आप, 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, 30 दिन में ऊर्जा की कितनी खपत हो रही है। अब आपको कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, कि आपको जो है, आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, मूल्य निकालना है। तो मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितनी ऊर्जा की खपत हो रही है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे दर से। कितनी दर है, क्या रेट है, रेट है 3 रुपए, ठीक है, 3 रुपए, ठीक है। तो ये आपका आ गया 288 रुपीज, 288, 288, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। आप लिखेंगे रेट एट विच ये कॉस्ट ऑफ एनर्जी 288, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉस्ट या मूल्य, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले आप एनर्जी का पावर इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करके आप एनर्जी निकाल देंगे, फॉर्मूला है, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। हमने फिर 30 दिन के लिए निकाला, और क्या में आया, हमारा वॉट आवर में आया, हमने इसे किलोवाट आवर में परिवर्तित किया। फिर मूल्य निकालना है, तो 3 की दर दी थी, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी एनर्जी की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं
अगले जो आपका प्रश्न है उसकी ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एक वस्तु वक्रता केंद्र C तक फोकस F के बीच में रखी है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। An object is kept between center of curvature C and focus F. Show the position of image formed by concave mirror and convex mirror by radii. यानी क्या कहा गया है, एक वस्तु ली गई और उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है। अब इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, आपको जो है यहाँ पे रे डायग्राम बनाना है और साथ ही साथ आपको इमेज की यानी प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। ठीक है, जयसी कोटियाल गांव, तो एक बच्चा माइक ले लीजिए। अभी आपका माइक जो है स्टार्ट हुआ था, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम निधिका। निधिका मैम बेटा, आप ये बताइए कि वक्रता केंद्र क्या होता है? किसी भी दर्पण में अगर हम वक्रता केंद्र की बात करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, तो वो क्या होता है? फोकस क्या होता है? क्या आपको पता है फोकस क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है वक्रता केंद्र क्या होता है? किसी एक कोई आपके पास दर्पण है, गोलीय दर्पण है, उसका वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जी ऐसी कोटियाल गांव। अच्छा, आप ये बताइए दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार बताइए। आपने कौन कौन से गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़े? गोलीय दर्पण आपने पढ़ा होगा, कितने प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं? यस मैम। हाँ जी बेटा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, हाँ, और अवतल दर्पण, वेरी गुड। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार है ये, उत्तल और अवतल। ठीक है, आपका स्फेरिकल मिरर होता है, गोलीय दर्पण होते हैं, वो दो प्रकार के आपने पढ़े हैं। एक है आपका उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। एक आपका प्लेन मिरर होता है। ठीक है, मैंने गोलीय दर्पण के प्रकार पूछे। ठीक है, वेरी गुड बेटा, तालियां बजाएंगे, वेरी गुड। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि आपके पास गोलीय दर्पण है, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी अवतल और उत्तल दर्पण है। यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखना है और आपको इसका रे डायग्राम यानी किरण आरेख बनाना है। वक्रता केंद्र की बात करें तो वक्रता केंद्र जो है वो बेसिकली, अगर हम किसी भी गोलीय दर्पण की बात करें, ठीक है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये दर्पण है, ये क्या है आपका, ये आपका जो है अवतल दर्पण है। अब ये जो दर्पण है वो एक बड़े गोले का भाग होगा, दर्पण के एक बड़े गोले का भाग होगा। ठीक है, उस गोले का जो केंद्र होता है उसी को हम वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी ये एक बड़ा गोला होगा इस तरीके से, उसका जो केंद्र है वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। फोकस की बात करें, अगर हम बात करें फोकस की, तो यहाँ पे आपका फोकस ये है। फोकस का मतलब क्या है? फोकस क्या होता है? जब भी आपकी गोलीय दर्पण पे प्रकाश की किरणें पड़ती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, ठीक है, अवतल दर्पण की। तो प्रकाश की किरण जब इससे पे पड़ेंगी, ठीक है, बहुत दूर से आ रही है, इनफाइनाइट दूर से आ रही है, और वो इस पे पड़ेंगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होंगी, परावर्तित होंगी। परावर्तन के बाद सारी की सारी किरणें जो है आपकी फोकस पे मिलती है। आपने पढ़ा है कि जब भी कोई किरण बेहद दूरी से आ रही होती है, बहुत दूर से आ रही होती है, वो किरणें क्या होती है, आपस में समानांतर पैरेलल होती, और वो आपके यहाँ पे मुख्य अक्ष के भी हम समानांतर लेते हैं। तो जब वो टकराती है तो जिस पॉइंट पे वो मिलती है सारी की सारी किरणें, उसे हम फोकस कहते हैं। अब अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है कि मान लीजिए जो किरणें हैं बेहद दूरी से आ रही है, तो वो टकरा के क्या हो जाती है, बिखर जाती है। और जब वो बिखरती है तो जो उसका पथ होता है उसको देख के ऐसा लगता है कि वो किसी बिंदु से आ रही है, दर्पण के पीछे किसी बिंदु से आ रही है, वही आपका फोकस कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपका जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आपको पता होना चाहिए वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस क्या होती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, आपका जो है ये मुख्य अक्ष है वो क्या होता है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि जब हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं दोनों दर्पणों में, दोनों गोलीय दर्पण में, तो आपका रे डायग्राम कैसा हो। ये है आपका कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के लिए। यहाँ पे क्या किया गया है, हमने वस्तु ली, ए बी वस्तु है, उसे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख। अब आप जानते हैं कि इस वस्तु, तो हमने एक किरण ली जो कि हमारे मुख्य अक्ष के समानांतर थी, और दूसरी किरण कौन सी ली, जो आपके जो ये दर्पण है यहाँ पे इस तरीके से पड़ती है कि वो आपके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी जो आपका वक्रता केंद्र है उससे पास है। अब आपको पता है कि जो किरण आपकी जो है मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो वो फोकस से पास हो जाती है, आपने रूल्स पढ़े हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी रूल पढ़ा है कि अगर कोई किरण आपकी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है या वहां से पास होती हुई प्रतीत होती है तो वो सीधे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से पास हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद वो अपना पथ चेंज नहीं करती, वो क्या करती है उसी पथ से वापस चली जाती है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वह किरण जो आपके वक्रता केंद्र से पास होती है वो जब दर्पण पे पड़ती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए क्या होता है जो किरण है वो अपने पथ को दोबारा से रिट्रेस कर लेती है, यानी उसी जिस पथ से जाती है उसी से वापस। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने दो किरण ली, एक जो है आपकी एडी है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, जो है परावर्तन के बाद ये फोकस से पास हो रही है। दूसरी किरण जो ली है वो आपकी ई बिंदु पर जो है दर्पण से टकरा रही है और फिर क्या हुआ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। अब ये जो दोनों किरणें हैं वो मिल रही है, कहीं पे मिल रही है, वो आपका जो बिंदु है वो आपका ए डैश कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी वस्तु है उसका जो ए भाग है या ए पॉइंट है उसकी जो इमेज है उसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये मुख्य अक्ष के नीचे एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे से मिल रही है। आप यहाँ पे एरो बना देंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है इस ए बी का प्रतिबिंब मिल जाएगा। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें प्रतिबिंब कहाँ पे मिल रहा है, सी के पीछे। ठीक है, सी के पीछे या सी और इंफिनिटी के बीच में मिल रहा है। ठीक है, आपकी अगर हम इमेज की बात करें, प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो बेटा आप ये बताइए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज क्या होती है, इसे हम रियल इमेज भी कहते हैं। जीआईसी कोटियाल गांव, कोई बच्चा माइक ले लीजिए, आपको बताना है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज क्या होती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है। निशा। ठीक है निशा बेटा बताइए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। यस सीधा। अच्छा आप ये बताइए कि इस जो ये आपके पास ये डायग्राम है, यहाँ पे जो ए बी की इमेज है, ए बी का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है या आभासी है, वर्चुअल इमेज बन रही है, वास्तविक। वास्तविक है। क्यों कह सकते हो आपकी वास्तविक है, क्योंकि वो सीधा है, क्या सीधा है बेटा, क्योंकि वो प्रतिबिंब बना रहा है। प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, आप कैसे कह सकते हो प्रतिबिंब बना रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब की जो है प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं पता है आपको, आप कैसे कह सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब है, आपने बोला प्रतिबिंब बना रहा है, कहाँ बना रहा है प्रतिबिंब, कोई और बच्चा आंसर देना चाहता है, किसी और को पता है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। निशा बेटा आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है,
अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जब हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब वहां प्रतिबिंब होता है जो आपको स्क्रीन पे प्राप्त होता है। कहाँ पे प्राप्त होता है? स्क्रीन पे। और यहाँ पे वास्तविक तौर पे जो किरणें हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, किरण क्या कर रही है, परावर्तन के बाद एक दूसरे के साथ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है ना, और यहीं पे आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो ये कैसा प्रतिबिंब है आपका? वास्तविक। अगर आप यहाँ पे कोई स्क्रीन रख देंगे, आपको स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे, तो जब भी आपको स्क्रीन पर इमेज दिखती है, किसी भी स्क्रीन पर, कुछ भी हो सकती है स्क्रीन, ठीक है, आपकी दीवार हो सकती है, कोई पर्दा हो सकता है, ठीक है, पर्दे पर अगर आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और यहाँ पे वास्तविक तौर पे जो किरणें हैं वो आपस में एक दूसरे को के साथ मिलती है या एक दूसरे को काटती है, तब जाके आपका प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब है वो एक रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से आपको बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, रियल है, वास्तविक है, और उल्टा प्रतिबिंब है। आप देख सकते हैं वस्तु का ए बिंदु यहाँ पे, इसका नीचे, तो यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? उल्टा। तो आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा है? आवर्धित, ठीक है, और वास्तविक, और क्या कहेंगे, वस्तु के आकार, ठीक है, वस्तु के आकार से बड़ा तो हो गया, आवर्धित हो गया, तो आप लिखेंगे उल्टा, ठीक है, वास्तविक, उल्टा यानी इन्वर्टेड, आवर्धित, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे इमेज की क्वालिटी होगी। और क्या है, सी के पीछे या सी और इंफिनिटी के, ठीक है, सी और इंफिनिटी, अनंत दूरी के बीच में, ये इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ गया है क्या होता है? हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी कोटियाल गांव, क्या आपको वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया है क्या होता है? अगर आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है, वेरी गुड। अब आपके पास दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी ये कहा गया है कि वस्तु आपकी जो है फोकस और वक्रता, तो मान लीजिए ये आपकी क्या है, वस्तु है, ए बी वस्तु, ठीक है, सी और एफ के बीच में रखी गई है। अब यहाँ पर भी ये जो वस्तु है वो अनेक किरणें जो है एमिट करेंगी, उत्सर्जित करेंगी, लेकिन हम दो किरणें लेंगे, ठीक है। एक किरण हमने कौन सी ली, मुख्य अक्ष के समानांतर। अब क्योंकि ये क्या है, आपका उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पे परावर्तन के बाद, ठीक है, परावर्तन के बाद रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, किरण बिखर जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किरण आई और फिर इधर चली। दूसरी किरण हमने ली है जो कि यहाँ पे आपके पोल की तरफ जा रही है या पोल से यहाँ पे टकरा, तो यहाँ से आपकी किरण आई, यहाँ पे टकराई और फिर वो नीचे की तरफ यानी जो आपका मुख्य अक्ष है उसके नीचे की ओर से चली जाए, ये आपके रूल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, किरणें परावर्तन के बाद बिखर गई, फैल गई, आप देख सकते हैं। तो ये इधर की साइड तो कहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, परावर्तित किरणों को पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे दर्पण के पीछे, तो आपको ये यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में आपको क्या, ठीक है, फोकस और पोल के बीच में क्या मिलेगी आपको, इमेज, प्रतिबिंब प्राप्त हो, ए डैश बी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है या आभासी है। जीआईसी ओखला खाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम मोहित। मोहित बेटा, आप ये बताइए कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक है या आभासी है? मैम आभासी। क्यों आभासी है?
मैम पर्दे के बाहर बन रहा है। पर्दे के बाहर बन रहा है। इसमें और कोई क्वालिटी या और कोई इसकी प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं, कोई गुण? मैम नहीं। और ठीक है बेटा, मोहित ने मैम सही छोटा आंसर बन दिया। रहा है। छोटा बन रहा है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपने आंसर सही दिया कि ये छोटा। आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, वेरी गुड, आप बैठ जाइए। वेरी गुड बेटा। ठीक है, GGIC सुल्तानपुर, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, क्या आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम रागिनी। रागिनी बेटा, आप ये बताइए कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? मैम वे प्रतिबिंब जिसमें कि जिस वस्तु की जो उसकी जो इमेज होती है मैम वो सुस्पष्ट नहीं होती है और जो उसकी किरणें होती हैं वो बिखरी हुई होती है मैम एक तरीके से। अच्छा, तो आपको लगता है कि आभासी प्रतिबिंब की ये क्वालिटीज है? अच्छा, मैं आप Yes, ma'am. एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आपके घर में जो मिरर होता है, ठीक है, जो आपका ड्रेसिंग टेबल है, ठीक है, वो कैसा है? आपका प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण है। उसके सामने अगर आप कोई पर्दा लगा दे तो वहां पे क्या आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है? नो मैम। लेकिन अगर आप दर्पण के अंदर देखते तो आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है, दिखता है। अगर आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको अपना प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा? दर्पण के अंदर दिखेगा, दर्पण के भीतर। अगर सामने आप पर्दा लगा दे तो पर्दे पे आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो यही क्या होता है? आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये बेटा। यस मैम। तो यहाँ पे बैठ जाइए आप। तो आभासी प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब होता है? वह प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पर या स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किरणों के आपस में वास्तविक तौर पर कटने से नहीं बनता। यानी यहाँ पे जो किरणें हैं वो एक्चुअली वो एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो काट रही। और हमेशा आपको जो प्रतिबिंब मिलेगा वो दर्पण के अंदर देखोगे तब दिखेगा, आपको किसी स्क्रीन पर वो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जहां पर किरणें वास्तविक तौर पर एक दूसरे को नहीं काट रही। यहाँ पे किरणें तो उधर उधर चली गई, वो एक दूसरे को थोड़ी काट रही है, वो हमें ऐसा लग रहा है कि वो काट रही है। कब लगा? जब हमने उसे पीछे एक्सटेंड किया। और ये जो यहाँ पे हम डॉटेड लाइंस बनाते हैं, ठीक है, ये आपकी इमेजिनरी रेज होती है, यानी आभासी किरणें। ठीक है, और यहाँ पे आभासी किरणें वास्तविक तौर पे एक दूसरे को काटती हुई लगती हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर इमेज नहीं मिलती। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल इमेज कौन सी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब, जहां पे आपको स्क्रीन पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब में जो है आपको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता, वो आपको दर्पण के अंदर दिखेगा। प्रतिबिंब आपको दर्पण के भीतर दिखेगा, किसी भी स्क्रीन पे आपको प्राप्त नहीं होता है। वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तविक तौर पर जो किरणें हैं वो एक दूसरे को काटती हैं, तब जाके प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होता है। आभासी प्रतिबिंब में वास्तविक तौर पर किरणें एक दूसरे को नहीं काटती, हमें ऐसा लगता है काट रही। ठीक है, क्योंकि जब काटती है, एक दूसरे के साथ मिलती है, तभी आपका प्रतिबिंब बनता है। तो आई होप आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज यानी वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया हो। अगर आपको क्लियर हुआ है तो हाथ खड़ा कीजिए। GIC उखलाखाल, आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो आपके क्वेश्चन पेपर है 2020 का, इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं इन्हें आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।